प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड कृषि भूगोल के अंतर्गत हम गत 2 दिनों से विश्व के कृषि प्रदेशों के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। आज भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और विश्व का एक और कृषि प्रदेश ले रहे हैं आज अध्ययन के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश। स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि स्थानांतरणशील कृषि क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, किन भौगोलिक दशाओं में यह कृषि की जाती है, किन किन क्षेत्रों में इसका जो कार्य है, कृषि कार्य है, वो होता है। इस कृषि की अपनी कुछ समस्याएं हैं, वो क्या समस्याएं हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव से इसका क्या अंतर संबंध है। तो इन तमाम बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं, डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, आज आपके कृषि भूगोल के अंतर्गत स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो आइए हम समझते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि क्या है। स्थानांतरणशील कृषि, जैसा कि हम नाम से देख रहे हैं, ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें कृषि के लिए खेत स्थायी नहीं होते। खेत को बार बार जो यहाँ काम करने वाला किसान है वह उसको बदलता रहता है। सामान्यतः 2 या 3 वर्षों में वो अपने खेत को बदल लेता है और नए खेत का चुनाव कर लेता है। नए खेत की तलाश में नई जगह पे वो चला जाता है, पुराने खेत को छोड़ देता है। तो इस तरह से वो अपने खेत का स्थानांतरण करता रहता है और खेत के स्थानांतरण के साथ वह स्वयं भी स्थानांतरित हो जाता है। उसका खेत और उसका घर, आवास, दोनों का स्थानांतरण इस कृषि में होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्थानांतरणशील कृषि। इंग्लिश में इसे कहेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरणशील कृषि वह कृषि है जिसमें किसान 2 या 3 वर्ष के बाद अपने आवास और अपने खेत का परिवर्तन कर लेता है, स्थानांतरण कर लेता है। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि स्थानांतरणशील कृषि का नाम स्थानांतरणशील कृषि क्यों पड़ा। अब प्रश्न आता है कि ये जो स्थानांतरणशील कृषि है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। स्वाभाविक तौर पे आपकी रुचि जागृत हुई होगी कि इस खेती में होता क्या है, कैसी खेती होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। इस कृषि में उपयुक्त जगह पर जंगल साफ करके किसान खेती करता है और इस उपयुक्त जगह का चुनाव बहुत ही अनुभवी किसान कर सकता है। अनुभवी किसान इस बात को देखते हैं कि कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर खेत बनाना आसान रहेगा, जहाँ पर बहुत बड़े वृक्ष नहीं होते, जहाँ पर बहुत सघन वृक्ष नहीं होते, ऐसे स्थान का वो चुनाव करता है और वहाँ पर वो खेत में वृक्षों को काटता है। वृक्षों को काटने के बाद उस खेत को वो छोड़ देता है कुछ समय के लिए। जो उसकी काटी हुई वनस्पति है जब वो सूख जाती है उसको जला देता है और फिर जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के बाद वह साधारण से औजार उसके पास होते हैं। औजारों के नाम पर उसके पास केवल लकड़ी की जो जमीन खोदने के लिए एक नुकीली लकड़ी तैयार कर लेता है, या जैसे कुदाल होती है, खुरपी होती है, इस तरह के साधारण से औजार होते हैं, उनसे यह अपनी खेती के काम करता है। इस कृषि कार्य में केवल फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पशुपालन का महत्व नगण्य है। ये बात एक और इसकी विशेषता है कि यहाँ खेती की में फसलें ही उगाई जाती हैं, पशुपालन का महत्व नहीं है, क्योंकि पशुपालन के लिए यहाँ की भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं होती।
अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके लिए कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, किन क्षेत्रों में, किन भौगोलिक दशाओं में ये होती है, इसके ऊपर अभी हमारी चर्चा होगी। तो यहाँ केवल फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पशुपालन नगण्य होता है। फसलों में भी खाद्य फसलों की प्रधानता होती है, क्योंकि यहाँ का किसान केवल अपने भरण पोषण के लिए कृषि करता है। स्थानांतरणशील कृषि प्रारंभिक भरण पोषण कृषि का ही एक प्रकार है, इसलिए वो केवल ऐसी फसलें उगाता है जिससे उसका पेट पालन हो जाए। इसमें मोटे तौर पर वो मक्का, ज्वार, बाजरा और धान मुख्य रूप से उगाता है। कहीं कहीं मूंगफली, सेम, केला, टमाटर, ककड़ी भी उगा लेता है, लेकिन मुख्य जो उपज होती है उसकी मक्का, ज्वार, बाजरा और धान ही होती है। खास करके अमेजन घाटी की बात करें तो अमेजन घाटी और मध्य अमेरिका में मक्का की खेती ज़्यादा होती है। ज्वार, बाजरा अफ्रीका में ज़्यादा उगाया जाता है। एशिया में धान की खेती ज़्यादा की जाती है, जहाँ स्थानांतरणशील कृषि है। इसकी एक अन्य विशेषता है कि जोतने के जो साधन हैं, अभी हमने चर्चा की थी, वो अत्यंत ही साधारण है। इसमें पशुओं का कोई उपयोग नहीं होता। श्रम भी बहुत कम होता है। पूंजी और श्रम दोनों नाम मात्र के लगते हैं। केवल बारिश के बाद जमीन की थोड़ी सी कुदाली, खुरपी या नुकीली लकड़ी से जमीन को खोद लेते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं और बीज डालने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के लिए बीज अंकुरित होने तक उसकी रखवाली की जाती है, ताकि कोई पक्षी वगैरह उसको नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद जब अंकुरण हो जाता है, पौधा बढ़ने लगता है, तो उस खेत को छोड़ दिया जाता है। अपने आप वो फसल तैयार होती है। उसमें ज़्यादा मेहनत किसान नहीं करता है। श्रम और पूंजी का कोई इसमें ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। उस दौरान जब फसल उगा दी है और फसल पकती है, उसके बीच के पीरियड में किसान मछली मार करके, शिकार करके, वनों से वस्तुएं ला करके उनका संग्रह कर लेता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। क्योंकि यह जो पद्धति है स्थानांतरणशील कृषि, इसमें उपज बहुत कम होती है। विस्तृत क्षेत्र में होती है, लेकिन उपज कम होती है। उपज कम होने के कारण किसान के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, इसलिए वह केवल इस कृषि पर आश्रित ना रह करके मछली पकड़ना, शिकार करना, वनों से वस्तु संग्रह करने के लिए मजबूर होता है और इन सब के द्वारा ही अपना वर्ष भर का खान पान की व्यवस्था कर पाता है। तो ये यहाँ की कृषि की विशेष बातें हैं। इसमें कोई पशुधन का उपयोग नहीं होता जुताई के लिए या अन्य कार्यों के लिए। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है। श्रम, जैसा मैंने बताया, नाम मात्र का। फसल को बोने के लिए साधारण सा श्रम और काटने के लिए श्रम। अन्य कार्यों में निराई गुड़ाई भी कहीं कहीं नाम मात्र की होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें किसान बिल्कुल प्रारंभिक स्तर के ऊपर कृषि करता है। यहाँ का किसान जो होता है वो बहुत अनपढ़, रूढ़िवादी होता है, जो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में आगे नहीं आता है। इन सब बातों के बाद अब हम बात करेंगे कि यहाँ की भौगोलिक दशाएं क्या है। यह कृषि आर्द्र उष्णकटिबंधीय भागों में होती है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय भागों में जहाँ पर वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, वर्षा साल भर होती है और सघन वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। उन क्षेत्रों में जो कृषि यहाँ का किसान करता है, इनमें अगर रीजनल लेवल पे देखें तो संपूर्ण जो अमेजन घाटी है, उस अमेजन घाटी से लेकर के एंडीज पर्वत के पार प्रशांत महासागरीय तट तक दक्षिणी अमेरिका में ये खेती होती है। इसी तरह से मध्य अमेरिका और मैक्सिको का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर होती है। सहारा के दक्षिणी मध्य क्षेत्र हैं, वहाँ है। पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीका और मेडागास्कर में ये स्थानांतरणशील कृषि होती है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यूगिनी आदि जो द्वीप हैं और कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड आदि के जो आंतरिक भाग हैं, उनमें इस प्रकार की खेती होती है। भारत में भी
कुछ क्षेत्रों में और चीन में भी पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती पाई जाती है। कहीं कहीं अर्ध स्थानांतरणशील कृषि भी होती है। अर्ध स्थानांतरणशील कृषि और स्थानांतरणशील कृषि में केवल इतना अंतर है कि अर्ध स्थानांतरणशील कृषि में किसान केवल अपने खेत का परिवर्तन करता है, खेत का स्थानांतरण करता है, खेत को 2-3 साल में छोड़ करके नए खेत बनाता है, लेकिन उसका आवास जो है वो स्थायी रहता है। ये इसमें एक फर्क है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में जो इसके मुख्य क्षेत्र हैं, उन मुख्य क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग इनके नाम भी होते हैं। तो क्या इनके स्थानीय नाम हैं, कृषि के स्थानीय नाम क्या क्या हैं, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। स्थानांतरणशील कृषि में जैसा कि अभी हमने बताया था कि वर्षा के बाद एक निश्चित भूभाग के ऊपर वनस्पति काट दी जाती है। वनस्पति जब सूख जाती है उसे जला देते हैं और उसकी राख का उपयोग उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी करते हैं। इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राख का इस्तेमाल होता है और जला करके ये वनस्पति को जला करके खेत बनाया जाता है। इसकी एक समस्या और है, जिसमें तेज वर्षा जब होती है तो मृदा की जो ऊपरी परत है उसके जलवायु पोषक तत्व घुल करके नीचे चले जाते हैं और नीचे जाने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण आर्द्र वन प्रदेशों में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्र में यह खेती होती है। मुख्य रूप से यही इसका एक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर यह कृषि की जाती है। इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से जानते हैं। फिलीपींस में इसे कैंगीन के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे और मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। तो वियतनाम में इसका नाम रे है। वेनेजुएला में इसको कानुको कहा जाता है। तो वहीं ब्राज़ील में रोका, जायरे में मासोले, श्रीलंका में चेना, सूडान में नगासू, म्यांमार में टोंगा के नाम से इसको जानते हैं। और जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में इसको झूमिंग कृषि के नाम से विशेष रूप से ये खेती जानी जाती है। लेकिन भारत में भी इसके स्थानीय नाम अलग अलग हैं। जैसे केरल में इसको पोनम के नाम से जानते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहा जाता है। मध्य प्रदेश में डहिया और पेड़ा के नाम से जानी जाती है। तो हमारे पश्चिमी घाट का जो एरिया है वहां इसको कुमारी के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको स्वीडन के नाम से भी जानते हैं, स्वीडन कृषि भी कहते हैं। नवप्रस्तर युग में इसका ये प्रचलित नाम है, तब से ये चला आ रहा है। तो ये इसके स्थानीय नाम है बहुत सारे, जो एक महत्व रखते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में इन नामों के ऊपर प्रश्न आता है। जैसे कई बार आता है मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि में देश और उसके स्थानीय नाम को मैच कीजिए, या मैच किया हुआ है तो कौन सा मैच नहीं है, मिस मैच है, उसको छांटिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको आपको समझने की जरूरत है। अब देखते हैं कि इस कृषि की समस्याएं क्या हैं। इस कृषि की पहली और सबसे बड़ी समस्या है खेत के लिए स्थान चुनना। खेत के लिए स्थान चुनना एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि यह कार्य कोई अनुभवी किसान ही कर सकता है। अनुभवी किसान बहुधा ऐसे वन क्षेत्र चुनता है जहां बड़े पेड़ों के नीचे झाड़ झंखाड़ कम होता है, छोटे पेड़ कम होते हैं, ताकि उनको काटना आसान हो जाता है और उनको काट करके वो आसानी से, मतलब कम श्रम में, अपना खेत निकाल लेता है।
खेत के लिए स्थान चुनते समय एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि इसका धरातल साधारण ढलुआ होना चाहिए ताकि जल का निस्तारण की भी कोई कठिनाई ना हो। नदियों के किनारे ऐसे स्थान भी चुने जाते हैं जहां बाढ़ की पुरानी मिट्टी जमा हो जाती है लेकिन बाढ़ आने का खतरा नहीं रहता। ऐसे स्थानों को भी इस खेती के लिए चुना जाता है। वहां पर वनस्पति साफ करके खेत निकाल लिया जाता है। इसके अलावा एक इसकी समस्या यह है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षय होती रहती है, क्योंकि खेत को बदलने का कारण ही ये होता है 2-3 साल में, क्योंकि उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अपक्षालन के कारण इसकी ऊपर की मिट्टी की जो गुण है, उसके जो वो हैं पोषक तत्व हैं, वो न्यून हो जाते हैं। इस कारण से ये भी एक इसकी बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक समस्या आती है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में है जो उष्ण आर्द्र हैं, जहाँ पर तापमान और वर्षा साल भर उच्च रहता है। इस कारण से यहाँ पर प्लेग और मलेरिया जैसी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। इन बीमारियों के कारण कई बार विवश होकर के यहाँ का किसान उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। तीसरी समस्या यहाँ जंगली जानवरों की और हाथी इत्यादि की होती है, जो यहाँ के किसानों को हानि पहुँचा देते हैं। तो वो भी एक यहाँ की समस्या है। ये कुछ इस खेती की समस्याएं हैं। इसके अलावा एक मुख्य समस्या यह है कि इस खेती के बल पर किसान अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। केवल स्थानांतरणशील कृषि करके उसके अपने परिवार का पेट नहीं भरता है। इसलिए वो जब भी समय होता है वो शिकार करने में उस समय को लगाता है ताकि मांस प्राप्त हो जाए और वो अपने परिवार का पेट पालन कर ले। मछली पकड़ने में उस समय का इस्तेमाल करता है और साथ में जंगल से कंदमूल फल आदि एकत्र करता है ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। प्राकृतिक, पर्यावरण और मानव से जो अंतर संबंध की बात करें तो स्थानांतरणशील कृषि का आर्द्र उष्णकटिबंधीय वातावरण से घनिष्ठ संबंध है। हम जानते हैं साल भर ऊंचा तापमान, साल भर अधिक वर्षा, सदाबहार वन है। यहाँ कृषि भूमि मतलब कृषि के लायक जो भूमि है वो बहुत कम होती है। तो इससे यहाँ के किसान को रूबरू होना पड़ता है और इन समस्याओं का समाधान करते हुए अपनी खेत को निकालना पड़ता है। इसका हमने पहले ही आपको बताया है कि यहाँ की मृदा की उर्वरा शक्ति बहुत शीघ्रता से अपक्षालन के कारण कम हो जाती है। दूसरा, ऊपर से उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने का किसान के पास कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पशुपालन नहीं होता है और पशुपालन नहीं होने से गोबर नहीं होता, गोबर नहीं होने से खाद नहीं होती और खाद नहीं होने के कारण मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का यहाँ के किसान के पास कोई उपाय नहीं होता। यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होता है। जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण यहाँ श्रम जो है वो खेती में बहुत कम लगता है और जो खेती प्राकृतिक तरीके से हो जाती है, जो फसल हो जाती है, उसी के ऊपर यहाँ का किसान निर्भर रहता है। लोग यहाँ के अशिक्षित हैं। बाहर के लोगों से संपर्क अशिक्षित होने के कारण कम होता है। बड़े रूढ़िवादी होते हैं, इसलिए बाहर के लोगों से संपर्क कम करते हैं और आधुनिकता की जो चीज़ें कृषि में योगदान दे सकती हैं फसल को बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनको ये नहीं अपनाते हैं। उनको अगर एक बात तो ये संपर्क में नहीं होते इसलिए इनको ज्ञान नहीं होता, दूसरा ज्ञान भी होता है तो रूढ़िवादी होने के कारण उसको अपना नहीं सकते हैं। तो ये अपनी पारंपरिक कृषि पद्धति को छोड़ने को तैयार नहीं होने के कारण भी इनमें एक समस्या है। कई बार इस तरह के प्रयास किए गए हैं कि ऐसी कोशिश की गई कि यहाँ पर आधुनिक ढंग से खेती की जाए, लेकिन यहाँ का किसान इसके लिए तैयार नहीं होता है। तो ये था हमारा स्थानांतरणशील कृषि का वार्ता चर्चा। इसमें मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैं समझता हूँ आपके लिए उपयोगी होगी हर परीक्षा में। चाहे